अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ इरफान हाशमी साहब हैं। बड़े अरसे के बाद अभी हमारे हाथ आए हैं। और हमारे जहन में था कि इनसे पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन इनका अपना एक खुसूसी एंगल है, खुसूसी जाविये से देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, उम्मीद है सब खैरियत से है। जी सर, क्या हाल है? आप खैरियत से सर? जी ठीक ठाक। तो ये बताइए कि हमारे वजीर आजम ने बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया है, जो कि नई बात नहीं है, लेकिन वो बड़े तवातुर के साथ, तसलसल के साथ एक बात किए जा रहे हैं। उनके वजीर दिफा भी यही कहते रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने मंसूबा बनाया था पीटीआई को बरसर इक़्तिदार लाने का। और वो जिसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसके बायस पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया या उनकी कामयाबी को सहूलत दी गई। अब आप ये बताइए कि इसमें नई बात क्या है, और ये कि जो मौजूदा निज़ाम है, क्या वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे वजूद में आया है, या इसमें भी कोई ऐसी बात थी जिसका खुद वो जिक्र कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, चले इसको इस तरह देख लेते हैं कि मैं कहूं कि जनरल जिलानी साहब जो थे वो पूरी नून लीग को लॉन्च करते हैं, नवाज शरीफ को लाए। तो सर, किरदार ही बदल जाते हैं ना, हालात तो वही रहते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत हमेशा से सियासी मंजरनामे पर रही है। किंग्स पार्टीज हमेशा से बनती रही हैं। और नून लीग की एक अपनी बुनियाद क्या है, नून लीग को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा से ये जब इनके हालात खराब होते हैं तो ये मदद मांगते हैं। आज पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मालूम है कि जनरल बाजवा का नवाज शरीफ को पाकिस्तान में एक जेल से एक मुजरिम को निकालकर ऐसी कोई नजीर दुनिया की किसी मुल्क की आपको मिलती है? नहीं मिलती। तो जनरल बाजवा का क्या किरदार रहा कभी? अभी हमारे बहुत ही प्यारे आंख के तारे, राज दुलारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं आने वाले हैं। कोई इनसे पूछे ना कि आपकी अदलिया के अंदर उस जज की क्या मॉरल हैसियत है जिसने एक स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया? तो किरदार रहा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का, इसका भी कोई जवाब दे दे कि नवाज शरीफ क्यों बाहर आए, किसके कहने पर आए। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि गाड़ी भर के पत्थर कि आप एहतसाब अदालत के बाहर जाके हमला कर देते हैं, उस वक्त किसी को नजर नहीं आया। मरियम नवाज के बारे में बातें होती रही, उसका भी जवाब कोई दे कि जनरल बाजवा का क्या किरदार था। फिर मरियम नवाज की जो है वो जो बेल हो जाती है, कोई ये भी बताए कि जनरल बाजवा का क्या किरदार था। फिर जब मरियम नवाज से ये सवाल किया जाए कि आप जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की तो बात करती हैं, तो जनरल फैज हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात क्यों नहीं करती? तो ये कोई जवाब नहीं होगा कि वो कहें कि हम नहीं, वो हम मुतालबा नहीं कर रहे, वो इमरान खान मुतालबा कर रहा है, लिहाजा इमरान खान जाने। तो सर, ये बात शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि 2018 कम से कम, मैं इसको इस हद तक बाय नहीं करता। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उस रात को अपने मुंह पर उंगलियां रख के बार बार कह रहे थे, जब असेंबली के अंदर स्पीकर आ रहे हैं जा रहे हैं और वो तहरीक दम एतमाद नहीं बढ़ रही, तो किसको फोन कर रहे थे? लोगों ने कानों के साथ फोन लगाए हुए थे। फिर ये भी जवाब दें कि उस रात को क्या हुआ जब एक पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई, क्योंकि हवा में कहीं ना कहीं ये तासुर दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा और इमरान खान हटाएंगे। फिर कोई ये भी बताए, सहाफी दोस्त हमें बताते हैं ना कि किस तरह से वज़ीर आज़म हाउस में हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। तो सर, ये एस्टेब्लिशमेंट ये कहना कि 2018 के अंदर हालात क्या थे, चलें आज अगर अच्छा, इमरान उसमें खान। मैं आपकी बात को इधर रोकता हूँ कि ये बताएं। अब ये चूंकि नई बात नहीं है, लेकिन इसी मैं इसलिए आपको रोका है कि शहबाज शरीफ साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं बार बार, इस किस नौयत की बातें जिससे रावलपिंडी खुश हो। तो क्या वो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, किसी ने शायद मजाकन कह दिया कि आइंदा भी वजारत उज़्मा का बेहतरीन उम्मीदवार वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो बहुत लचकदार हैं। आज की इस्टेब्लिशमेंट खुश हो सर, माजी की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो मर्जी कह दे, इट डजेंट मैटर। और वो आप लोग कह भी रहे हैं। सर, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इस्लामाबाद के ना मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो आईएसपीआर की बीट करते हैं, जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स या कॉन्सुलेट्स में जिनकी आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, उनसे मैंने बात की और इसे एक पल्स लेने के लिए कि हो क्या रहा है। वो ये बताते हैं कि शहर इक़्तिदार के अंदर ना इतनी जबरदस्त किस्म की हवा बनी हुई है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, यही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। और उसकी एक इंडिकेटर भी हमें मिला कि अभी वो ग्रीन पाकिस्तान और वो सारा जो हुआ, उसमें भी आपने अगले 5 साल के मंसूबों को प्लेज किया है।
ऐसा लग रहा था कि हम आएंगे और हम करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान में सिपा सलार की तरफ से जो पैगाम मिला, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान 1 साल के अंदर आगे जो है इन मामला से निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा होता कि पैगाम बड़ी एहतराम के साथ ये मैं बात कर रहा हूं कि ये होता कि जनाब मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत होगी अफवाज पाकिस्तान उसके साथ खड़ी है। फिर शहबाज शरीफ का बार बार ये कहना कि सिपा सलार की मेहनत है, इसहाक डार की मेहनत है, फलां की मेहनत है, मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीजों ने मिलकर एक तासुर ये जरूर बनाया है कि शहबाज शरीफ जो है वो गुड बुक्स के अंदर है, और एक पेज जो है ये काफी देर तक वो चलेगा। और फिर जो अब आपने सिक्योर किया ना लोन मिडल ईस्ट से, यूई से, फिर आईएमएफ से जाकर शहबाज शरीफ ने बात की, फिर बाकी ये जो कंसोर्शियम बना हुआ है, इकोनॉमिक लाइफलाइन जो न्यू जनरेट की जा रही है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं तय जरूर हो गया है। लेकिन अब सर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि क्या ये बात नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल होगी, मरीम नवाज को काबिल कबूल होगी, हाउस ऑफ शरीफ में कितनी दरार पड़ेगी, किस हद तक पड़ेगी, और फिर इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं, फजल रहमान साहब कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर अभी वक्त जरूर बहुत दूर है, और इलेक्शन पे मुनहसर होगा, क्योंकि जोड़ तोड़ हमें बहुत जबरदस्त किस्म की नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है, आई पर्सनली फील कि पहली दफा पंजाब में भी ना कोई सिंगल हैंडेडली कोई बड़ी जमात जो है वो जीत नहीं सकेगी। और यहां पर भी मुझे कम से कम जो है ना एक मखलूत हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। 30 इसकी होंगी, 60 सीटें किसी और की होंगी, वैसे और ही है जिसको कि हाँ, मतलब ऐसा, पूरे आप सियासी मंजरनामे को, सियासी क्योंकि कुर्सी को तकसीम क्योंकि आपको करके। याद होगा सर एक वक्त में ना पार्टीज जो थी वफाक की वो स्वीप करती थी, चारों सूबों में आपको कहीं ना कहीं नजर आती थी। फिर एक वक्त आया कि सिंध पीपल्स पार्टी का हो गया, पंजाब नून लीग का हो गया, फिर पीटीआई तीसरी ताकत, उसने भी इसी तरह पेनिट्रेशन पूरी बलूचिस्तान में वो कर नहीं सकी, वो सिंध में पेनिट्रेशन नहीं कर सकी। यानी एक डिसइंटेग्रेटेड जो वोट बैंक आपको नजर आएगा, वो कहीं यूनिफाइड वोट बैंक नहीं है, यानी चारों सूबों में नजर उस तरह नहीं आएगा। पंजाब चूंकि एक बड़ा सूबा था, यहां पर भी जो है वो काफी ज्यादा हमला किया गया मुख्तलिफ एंगल से, वोट बैंक टूट गया है। और मेरा ख्याल है कि अब वो पंजाब वाली बात की जी, जो पंजाब लेके जाएगा तो सेंटर जो गवर्नमेंट बनाएगा, मुझे कम से कम यहाँ पे ना ये भी इक्वेशन जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, जो रिवायती देखे ना एक बड़ी कुवत होती थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के अमलन तीन टुकड़े हो गए, तीन से हो सकता है चार टुकड़े हो जाएं। क्यू लीग एक तरफ चली गई है। इस्तेहकाम पार्टी भी ने भी उसी के बतन से अमलन जन्म लिया है। और अब नून में से शीन निकल गई तो वो चौथी हो जाएगी। लेकिन उससे कते नज़र अब मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो हम बात कर रहे हैं कि निज़ाम तकसीम हो गया, सियासी कुव्वतें एक दूसरे के अब बाहम दस्तक गिरेबां होंगी जब इलेक्शन हम्म। का वक्त आएगा। तो ये तो सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं सूट करता, बल्कि ये जिसको हमारे कई सादा लोग जो हैं बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसको भी सूट करता है। और उसमें आप नहीं समझते कि बिल्कुल पाकिस्तान एक ऐसी समत में जा रहा है जो सियासी जोग्राफियाई तौर पे यानी जियो स्ट्रेटेजिकली मिस्र का मॉडल है, उसमें ढल जाएगा। मिस्र का मॉडल ये है कि वहाँ पे जो जमहूरी हुकूमत आई उसको उन्होंने साल के अंदर ख़त्म किया, और जो चीफ ऑफ स्टाफ मुर्सी ने लगाया था, जनरल फतेह सीसी, उसी ने बगावत करके वहाँ पे हुकूमत कायम की। और उसके खिलाफ एक लफ्ज़ अमेरिका सरकार की तरफ से नहीं आया। अगर अमेरिका सरकार की तरफ से बात एतराज़ नहीं आता तो नेटो के जो बाकी बड़े ममालिक हैं, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो भी अगर एहतजाज नहीं करते, खामोश ज़रूर रहते हैं। तो क्या पाकिस्तान बैन अवी या अमरीकी आशीर्वाद से मिस्र के मॉडल की तरफ जा रहा है, जहां पे सियासी जमहूरी आज़ादियां, हुकूक जो हैं वो सानवी होकर रह जाते हैं? देखिए सर, एक सेल्फ रियलाइजेशन जो हमें अब यहाँ पे जिस इरा में 2023 में हम खड़े हैं, दुनिया की सियासत तो सर बदली है। पहले आप किसी फर्द वाहिद को पकड़ कर जो मर्जी उससे करवाएं, मुशर्रफ साहब के दौर में सर अमेरिका की आप गोद में हम जाकर बिल्कुल बैठ गए, और फर्द वाहिद की सिस्टम में एक बड़ी अहमियत होती थी। लेकिन अब माइक्रो मैनेजमेंट अमेरिका की हद तक भी चीजें देख, मतलब मुझे कम से कम ये लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट वहां पर भी हो रही हैं चीजें। आप छोटी पॉलिटिकल धड़ों को या पॉलिटिकल पार्टीज को, या जिनकी एक अपनी अहमियत है, आप जाकर जरूर मिलते हैं। अब आप देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है ये, आपने भी देखा
कि आईएमएफ इस तरह जाकर किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में पॉलिटिकल पार्टी से इस हद तक क्या कभी की मिलता है? हमने नेपाल के अंदर ऐसी एग्जांपल जरूर देखी है जहां पे वो अपोजिशन में भी और बाकी जो कुछ खानदान थे वहां जाकर जरूर मिले, लेकिन यहाँ पर पीटीआई से भी मिले, पीपल्स पार्टी से भी मिले, नून लीग से भी मिले। और फिर इसके साथ साथ जो वाइब्स वहां से आ रही थी वो ऐसा लगता ये है कि आईएमएफ ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जिनको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है या एक इन्फ्लुएंस है, उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाकर कहीं ना कहीं अपना असर रसूख या कम से कम पल्स चेक करने की कोशिश जो है वो जरूर की है। पाकिस्तान के अंदर चीजें बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर जा रही हैं, और मुझे तो ऐसा ऐसा लगता है कि जो डिसइंटीग्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नजर आ रही है ना, जो सिंगल हैंडेडली कोई बड़ी पार्टी सामने नहीं है, इसमें भी इंटरनेशनल फोर्सेस का कहीं ना कहीं तो हाथ है, और वो भी ऑब्जर्व जरूर करते होंगे कि अगर हम पीटीआई को इस इक्वेशन से माइनस करें तो किसको फायदा होगा, अगर नून लीग निकलेगी किसको फायदा होगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं, और मैं इसके ऊपर ना बड़ा मतलब लोगों को कन्विंस करता हूं, और मेरा ये ख्याल है कि इसे हम सबको बल्कि लोगों को बताना भी चाहिए। सर, इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 4 साल से जा ही नहीं सके। मैं आपको एक आम मिसाल देता हूं, बॉर्डर पे आप जब आकर खड़े होते हैं ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ये कहता है कि भाईजान तुसी 6 महीने इतने रह रहे हो, फिजिकली प्रैक्टिकली तो आप यहां पे रह रहे हैं, एक दिन कम होता है आप बाहर चले जाते हैं, तो प्रैक्टिकली तो आप इस मुल्क में रह रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को सर यहाँ की होम ऑफिस जो है ये सवाल क्यों नहीं करती? उनके कागज पे लिखा होगा ना जब वो लैंड करते होंगे। नहीं नहीं, इसका मतलब वो शाही हुक्मरान घराना है, उनसे नहीं वो सर, सवाल नहीं इसका मतलब करेंगे। क्या है? मैं आपको ना बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यहां भी आकर अपना किरदार अदा कर रही है। आपने इतने अरसे तक जो है वो एमक्यूएम के बानी को इस मुल्क के अंदर पाला, इतने सारे मुकदमात ये सब कुछ आप नहीं भेज सके, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यहां पर भी मौजूद है। तो ये जो पार्टियां तोड़ देना, क्योंकि सर इसको कंट्रोल करना आसान होता है ना, ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए भी कंट्रोल करना आसान है। एक टूटी फूटी पार्टी को कंट्रोल करना, छोटे छोटे धड़ों को कंट्रोल करना, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो आपके मुल्की हों चाहे मुल्क से बाहर हों, छोटे धड़ों को और पार्टीज को कंट्रोल करना आसान है। इसीलिए हमें ये एक डिसइंटेग्रेशन जो है वो नजर आ रही है। तो ये बताएं, अब बड़ी अच्छी बात है ये डिसइंटीग्रेशन की जो बात है, कि क्या मौजूदा हालात में बैन अवी कुव्वतों के लिए जो राह हमवार की है, आप समझते हैं कि वो जनरल बाजवा ने बहुत हद से ज़्यादा ताबेदार होके उनके लिए राह हमवार की, जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी थोड़ा सा रखना आया? नंबर दो ये कि जनरल बाजवा फौज के जितने भी रहनुमा अब तक आए हैं सिपह सालार आला, उनमें से बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा बदनामी का जरिया बने हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। सर, ये जो बाजवा सीरीज है ना, ये पाकिस्तान में ना एक ड्रोना ख्वाब बनकर हमेशा जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम को हॉन्ट करेगी बहुत देर तक। जनरल बाजवा ने अपने मकासद के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए इस मुल्क के अंदर हमने जो हमारे बैरूनी मसाइल हैं वहां पर भी शर्मिंदा किया, और अंदरूनी पूरे ढांचे को तबाह किया है। अब ये देख लें कि जो रिवोल्यूशंस हो रही हैं, कि जनाब ये काम 2019 से ही शुरू हो गया था। जनरल बाजवा ने जब हुकूमत इनकी आई और इनको अंदाजा हो गया था कि यार ये तो काम ही खराब हो गया है, तो उन्होंने उसी दिन से नवाज शरीफ को मुल्क से निकाल कर ये साबित कर दिया। मैं तो खैर उस वक्त दबे अल्फाज में तो हम बात जरूर करते थे कि यार ये जनरल बाजवा से डील के बगैर तो कम से कम नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी के बगैर आपको जो है वो मुल्क से निकाल दिया जाए। अब आ जाते हैं कि जो आपने सवाल किया कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया। आमिर गौरी साहब ने तो अब आर्टिकल 4 दिन पहले लिखा ना सर, और ये जिसका जिक्र हमने एक और प्लेटफॉर्म पे भी बैठकर किया। गौरी साहब से पहले नून लीग के लोग ना, एहसन इकबाल, मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूं, उन्होंने ये बात मुतादी दफा की। उस वक्त वो जेर इताब थे, वो खुलकर बात नहीं करते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को इसलिए गिराया गया क्योंकि वो सी पैक की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो आगे जा रहे थे। आपके सामने है, अब सी पैक अमेरिका को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। उसकी एक अपनी एक जो काउंटर एक बड़ी फोर्स अगर सामने खड़ी होगी तो ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो हर वो काम करेगा ताकि उसको काउंटर किया जा सके। तो जनरल बाजवा का एक बुनियादी किरदार अमेरिका के साथ खड़े होना, और उसमें आपने ये ख्याल नहीं किया
कि आपका अपना पॉलिटिकल ढांचा जो है वो तबाह हो गया। सिर्फ एक एक्सटेंशन का सर मामला था, सिर्फ एक एक्सटेंशन का मामला था, उसके अलावा क्या है? आज जनरल बाजवा साहब कहां पर मौजूद हैं? इस निजाम को उन्होंने लपेट दिया। आज मुल्क के अंदर लोग कहते हैं ना जी कि जमहूरियत क्यों नहीं आती। सर ये अगले 10 साल जमहूरियत नहीं आनी। हम कम अज कम जो है सिस्टम हमारा 20 साल पीछे चला गया। जिन लोगों ने एंटी इमरान सेंटिमेंट जो है वो बनाने की कोशिश की है, असल में वो एंटी इमरान सेंटिमेंट नहीं है सर, वो एंटी डेमोक्रेटिक सेटअप कम से कम मुझे तो नजर आता है यहाँ पे बरतानिया में बैठकर। चूंकि जमहूरियत आ नहीं रही, सिर्फ नजरिया जरूरत की सियासत पाकिस्तान में हो रही है। मरकज में बेटी होगी, पंजाब में बेटी होगी, बेटा कहाँ बैठेगा, जुनेद सफदर को क्या रोल मिलेगा? तो ये जो सियासत हमें एकदम से जो स्प्रैंग आउट ऑफ नोवेयर जो नजर आ रही है ना, इसमें जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर ये नुकसान पहुंचाया। सर अगर अगर और इसमें मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा के साथ साथ ना चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल का भी बुनियादी हाथ है। सर क्या जाता था जिस दिन ये अदालत खुली, कह देते कि यार अब तो जो होना था हो गया, लिहाजा जाओ और जाकर इलेक्शन कराओ। उन्होंने कहा नहीं, उसी पोजीशन पे जाएं, वहीं बंदे बैठेंगे, वही कुछ होगा, और असेंबली को उन्होंने वहीं से जो है वो दम एतमाद की तहरीक लेकर आ गए। तो सर पाकिस्तान को बैरूनी सतह पर जनरल बाजवा ने नुकसान पहुंचाया, अंदरूनी सतह पर जनरल बाजवा ने नुकसान पहुंचाया। और आपने सुना एक टाइम लाइन है जिसमें बार बार खान साहब ये कहते रहे कि यार यूक्रेन हम गए, हमें क्या मालूम था रशिया हम गए कि वहां जंग और उसी दिन जंग हो जाएगी। और फिर ये बार बार पूछते थे जाकर अमेरिका के कान में जो है वो मुखबरी करते थे कि जनाब देखें, मैं तो नहीं भेज रहा। और भेज कौन रहा है? आपको पाकिस्तान के साथ खड़े होना था। सर आज देख लें, जनरल बाजवा तो इज नो मोर, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात इंटरनेशनल सतह पे वैसे ही रहते हैं ना, तो उसको हम किस तरह देखेंगे? अगर अमेरिका ने हमें डंप कर दिया, तो हमें सर कहीं ना कहीं तो देखना है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो सऊदियों के पैसे हो, इमदाद के पैसे हो, चाहे वो रोल ओवर 3 अरब का हो, कहीं ना कहीं तो हमें देखना है। ये तो आई उसमें थिंक जनरल एक्चुअली, बाजवा। हाँ जी बिल्कुल, आपने वो सही कहा कि जनरल बाजवा जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही नुकसानदेह साबित हुए हैं। आप अगर देखें इस्टेब्लिशमेंट या फौज के हवाले से भी जो बयानिया था, जो लोगों के जहनों में परसेप्शन थी, उसको भी जनरल बाजवा ने बहुत ख़राब किया। यानी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़े वाज़े तौर पे कहा कि जी डॉन लीक्स का मामला इतना बड़ा नहीं था जितना बना दिया गया। वो बना दिया इसलिए गया कि जनरल राहिल शरीफ एक्सटेंशन चाह रहे थे। एक्सटेंशन के लिए उन्होंने बहुत दबाव जोर डाला, और उसके नतीजे में आपको मालूम है कि तारिक फातमी साहब राव तहसीन प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, और परवेज रशीद साहब को फारिग भी कर दिया गया था। इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनको फारिग किया। लेकिन अब उन्होंने जनरल बाजवा ने ये बात करते हुए ये नहीं सोचा कि जब उनके मुंह से ये बात निकलेगी तो वो फौज, जिस पे बहरहाल बहुत सारे लोग एहतराम भी उसका करते थे, उस पे यकीन भी करते थे, उनके बारे में वो क्या सोचेंगे जब फौज का एक सरबराह अपने पेश पस जो पेशरो था उसके बारे में इस नौयत की बात कर रहा है, जबकि उस वक्त पूरे पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसा हंगामा मचा दिया था कि जी डॉन लीग वजीर आजम नवाज शरीफ ने इतनी गलत बात की है, क्यों हवाला दिया है उन्होंने मुंबई का, क्यों कहा कि यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं। और आज हमें ये पता चला कि जनाब वो तो वैसी अच्छा कहते हैं ना, इसमें राई का एक और पहाड़ बना दिया था। इसमें सर एक और बात भी है। ये जाने वाले के बारे में इसी तरह की बातें होती है। मैं रहील शरीफ साहब के बारे में ये बात हुई, और फिर आज जनरल बाजवा के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, तो कल को क्या इसी रविश पे चला जाएगा? क्योंकि वक्त के बाद जो गुजर जाता है और जब कोई ताकत में नहीं रहता, फिर असल में कहानी जो पता चलती है। लेकिन जनरल बाजवा के दौर में ना सर एक और भी काम हुआ। फैज हमीद साहब के बारे में तो खबरें उस वक्त लगना शुरू हो गई थी, उस वक्त मरियम औरंगजेब की तक जो जरूरत हो गई थी कि वो कहती थी कि ये पेशावर से फैसिलिटेट जो है कुछ लोग बैठकर कर रहे हैं। तो लेट बी कंप्लीट दिस होल एनोलॉजी ऑफ जनरल बाजवा, या इनका जो वेंचर बाजवा सीरीज इसे कहना चाहिए। बाजवा साहब ने बैरूनी और अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान में एक खुदकुश हमलावर के तौर पे अपना जो है वो बड़ी मेहनत के साथ ये रोल जो है और मनवाया है। और ये मौरिख लिखेगा वो किस तरह से उन्होंने तबाह किया है। ये इट इज नाउ the part of the it is the part of the history of Pakistan, the political history of Pakistan। और इसे ये चाहें भी जितने मर्जी इंटरव्यूज दें, जितनी मर्जी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करें, मेरा नहीं ख्याल कि सर ये धुल पाएंगी चीजें। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। मेरा ख्याल है हम दोनों इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जनरल बाजवा न सिर्फ मुल्क बल्कि फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी का ज़रिया बने हैं। अपनी
कहते हो सकता है उनको अपनी एक सोच हो, लेकिन बड़ी कोता अंदेशाना हम्म। सोच थी, जिसके तहत उन्होंने मुल्क के निज़ाम को इस अंदाज में ये कचोके लगाए हैं, मैं समझता हूँ। और ऐसे कचोके लगाए हैं कि जो वो जख्म वो आसानी से मुंदमिल नहीं होंगे, और उसी का खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त भुगत रही है। अल्लाह करे कि हम इसमें से निकल आए, अल्लाह करे कि आम लोगों को कोई रिलीफ मिले, लेकिन जो मौजूदा हालात जिस अंदाज में जा रहे हैं उसमें लगता है कि पाकिस्तान की कौम की बहैसियत मजमूई मफादात की बजाय माजी में और इस वक्त भी शख्सी मफादात को ज़्यादा मुकद्दम रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बारे में जो असेसमेंट है, एवेलुएशन है, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान।